गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास कंसेप्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे इतिहास शिक्षण की विधियां, जिसमें हम प्रयोजना विधि को हमने प्रारंभ किया था। हमने प्रयोजना विधि के अभिप्राय और उसमें उसके उद्देश्यों के बारे में अध्ययन कर चुके थे कि किन उद्देश्यों से इस प्रयोजना विधि का उपयोग किया जा सकता है। आज हम इसके आगे की प्रक्रिया कर सकेंगे और आज हम देखने वाले हैं कि प्रयोजना विधि के प्रकार क्या है। सबसे पहले हम प्रयोजना विधि के प्रकारों की चर्चा करेंगे। प्रयोजना विधि के प्रकार, ठीक है ना। सबसे पहली बात यहाँ पे प्रयोजना विधि के प्रकारों की आती है कि अगर सामान्य रूप से हम देखते हैं तो इसके दो प्रकार से होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से। या तो व्यक्ति विशेष या बालक एक व्यक्ति खुद करे और एक सामूहिक समूह के एक छोटा समूह बनाकर और उसमें इस प्रयोजना विधि को संपन्न किया जा सकता है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। तो हम उसी के आधार पर कि अलग अलग विद्वानों के दृष्टिकोण से प्रयोजना विधि के क्या प्रकार हो सकते हैं, तो उसको हम सम्मिलित रूप में देखते हैं कि इसको दो प्रकार में है। यहाँ पर व्यक्ति की दृष्टि से, व्यक्ति की दृष्टि से, ठीक है ना। अब इसमें भी दो प्रकार के व्यक्तिगत, किसी व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से प्रयोजना विधि के प्रकार को देखा जाता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को पढ़ना है तो उसी हिसाब से प्रयोजना प्रकरण निर्धारित किया जाता है। समूह होता है तो उसके अनुकूल प्रकरण को निर्धारित किया जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति की दृष्टि से जो प्रयोजना विधि है उसमें व्यक्तिगत प्रयोजना, सामाजिक प्रयोजना, व्यक्तिगत प्रयोजना और दूसरा है सामाजिक प्रयोजना। सामाजिक प्रयोजना, यहाँ पर दूसरा जिसका प्रकार है वह है विषय की दृष्टि से। विषय की दृष्टि को भी चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्पादक प्रयोजना, उत्पादक प्रयोजना। दूसरा है उपभोक्ता प्रयोजना। तीसरा है समस्यात्मक प्रयोजना। और चौथा है असमस्यात्मक प्रयोजना, ठीक है। अब प्रयोजना विधि के प्रकारों की हम चर्चा करते हैं तो इसमें दो प्रकार के क्योंकि विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण से इसके दो प्रकार बताए हैं। पहला है व्यक्ति की दृष्टि से, यानी कि इसमें व्यक्तियों की संख्या है ना, व्यक्तियों की संख्या के दृष्टिकोण से इसे देखा गया, इसके प्रकार को निर्धारित किया। और उसके आधार पर व्यक्तिगत प्रयोजना, यानी कि इसमें अधिकांश एक व्यक्ति कार्य करता है, एक व्यक्ति जिस कार्य को कर सकता है, एक व्यक्ति को उस कार्य को प्रयोग करने को दिया जाता है। दूसरा है सामाजिक प्रयोजना या प्रयोजना, यानी कि समूह भी कह सकते हैं इसको, समूह प्रयोजन, क्योंकि इसके अंदर पूरा समूह, कुछ बालकों का एक निश्चित समूह होता है, उस समूह के अंदर बालकों को प्रोजेक्ट करने को दिया जाता है। फिर सामाजिक
दृष्टि प्रयोजना, यानी कि उसमें सामाजिक मुद्दे, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक आवश्यकता, इनको देखते हुए इस प्रयोजना विधि को उपयोग में लाया जाता है। दूसरा जो प्रकार है विषय की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से यानी कि किसी विषय को, प्रकरण को ध्यान में रखकर प्रयोजना का निर्धारण किया जाता है। अब उसमें उत्पादकता का प्रयोजन, यानी कि ये वह प्रयोजना विधि है जिसमें कि कुछ उत्पादन किया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि रंग बनाना, तो रंग बनाने हमने कहा कि प्राचीन काल में जो हमारे नेचुरल कलर्स, मतलब जो पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, इनसे ही रंग बनाए जाते हैं। तो अब रंग बनाने की जहाँ बात आती है तो वो निश्चित ही उत्पादक प्रयोजना के अंतर्गत आएगा, जिसमें कि किसी चीज का उत्पादन किया जाए। दूसरा उपभोक्ता प्रयोजन, यानी कि प्रयोजना जिसके अंदर किसी चीज का उपभोग कैसे किया जाता है, यानी कि उसका उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए। जैसे हमने कहा कि खनिज पदार्थ हैं, जो हमको खनिज तत्व पृथ्वी से प्राप्त हो रहे हैं, उनका उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए। तो उस पर जैसे पेट्रोल पड़ा, तो पेट्रोल का प्रयोग क्या, पानी को लीजिए, पानी का प्रयोग एक अनावश्यक व्यर्थ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह कहना चाहिए कि व्यर्थ चला जाता है और पानी की कमी, जो जल स्रोत, जो जल की कमी जिस समय का जो प्रतिशत है वो बढ़ता चला जाए। तो इस चीज का इसको किस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए, कि कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, किस तरह से व्यर्थ बहने से रोका जाए, ये एक उपभोग के दृष्टिकोण से, उपभोक्ता के दृष्टिकोण से एक अच्छा प्रयोजना विधि हो सकती है। इसका उपयोग यहाँ पर इसमें किया जा सकता है। फिर समस्यात्मक प्रयोजन, यानी कि किसी समस्या के समाधान को ढूंढने के दृष्टिकोण से कोई प्रयोजना जो प्रोजेक्ट है उसको निर्धारित किया जाता है, प्रकरण को या उसको विषय को लिया जाता है। यानी कि किसी समस्या का समाधान, यानी कोई समस्या उठाई जाए, उससे संबंधित हल को ढूंढना। जैसे हमने कहा कि हम कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की जो गांधी जी का जो योगदान है, वह एक उससे संबंधित समस्त छोटी छोटी जो उसमें किस तरह से उन्होंने भाग ली, क्योंकि बड़े आंदोलन तो हमारे सामने, लेकिन कुछ उनकी जो एक अनकही भागीदारी है, सहयोग है, उसको जानने के लिए हम समस्यात्मक बालक के सामने रखें, बालक उसके संबंधित समाधान को ढूंढने के लिए प्रयास करता है, तो वह एक प्रयोजन। फिर एक असमस्यात्मक प्रयोजन, यानी कि बालक को केवल कार्य करने की आदत के निर्माण के दृष्टिकोण से कोई समस्या नहीं है, बस केवल बालक को प्रयोजन क्या होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, किस तरह से कार्य करना चाहिए, श्रम क्या होता है, श्रम करने की क्या प्रक्रिया लाभ होते हैं, इन सब का ज्ञान कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से एक तरह से कहा जाए तो इसके 6 प्रकार हमने देखे, मूल रूप से 2 प्रकार हैं, 2 के हमने 6 प्रकारों को इसके बारे में देखा, जो कि प्रयोजना विधि को प्रभावी और उपयोगी बना सकते। उसके बाद आता है प्रयोजना विधि के सोपान, क्योंकि हमें इसे सोपानों को भी समझना जरूरी है, कि जब तक हमें इसके सोपान का पता नहीं होगा तो हम इस विधि को सही ढंग से उपयोग में नहीं ला सकते। इसीलिए प्रयोजना विधि के सोपानों की हम चर्चा करेंगे। तो इसके जो सोपान है उसमें सबसे पहला सोपान इसमें वह है योजना का चयन। योजना का चयन सबसे पहला जो सोपान है वो योजना का चयन, कि हम किस प्रकार की जो है योजना, जैसे हमने 4-6 प्रकार की योजनाओं को देखा, तो अब उनमें से किस प्रकार का प्रोजेक्ट हमको लेना है, हम उसका निर्धारण करते हैं, कि बालकों की योग्यता और क्षमता को हम देखते हैं और उसके आधार पर हम उसको निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार का हमें प्रोजेक्ट करना है, प्लस प्रकरण कि उसका टॉपिक क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रकरण के बिना क्या काम किया जाए। इसीलिए प्रयोजना का चयन किया जाए, किस प्रकार की प्रयोजना हो और उसका प्रकरण क्या। जब हम इसको तय कर लेते हैं उसके बाद में आता है कि योजना, इसमें पहला है परिस्थिति का
परिस्थिति का निर्धारण, परिस्थिति का निर्धारण यानी कि किसका हमें अध्ययन करना है उसका निर्धारण। फिर बाद में है योजना का चयन, योजना का चयन। उसके बाद आता है योजना का कार्यक्रम बनाना, योजना का कार्यक्रम बनाना, योजना का कार्यक्रम बनाना यानी कि पूरी एक रूपरेखा को तैयार करना कि कौन से उपकरण उपयोग में लाएंगे, किस तरह का हमको प्रयोजना करनी है, कोई क्रियात्मक है या क्या है, तो क्रियात्मक है तो किस तरह से कहाँ से कौन से संसाधन आदि जुटाए जाएंगे आदि एक तरह से कहा जाए कि योजना की योजना बनाना। अगला हमारा स्टेप, उसके बाद में है योजना का क्रियान्वयन, योजना का क्रियान्वयन। अब उसे हम योजना को प्रयोग करना हम प्रारंभ करते हैं यानी कि असेंबल करना शुरू करते हैं। सारे उपकरण इकट्ठे किए, सारी सूचनाएं इकट्ठी करी, अब उनके आधार पर जो हमको जिस प्रकरण है उससे संबंधित हम उस पर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ये उसको प्रोजेक्ट, जैसे हमने कहा कि हम रंग बनाने की जो है प्राचीन कालीन रंग साजी कला के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो रंग प्रयोग है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम स्थिति का निर्माण यानी कि हमें टॉपिक दिया गया, फिर हमने योजना का चयन किया कि ये प्रयोगात्मक है या किस प्रकार की है, तो निश्चित है कि ये क्रियात्मक है। फिर बाद में है कि योजना का कार्यक्रम बनाना कि हम रंग बनाने के लिए हमें किन किन संसाधनों की किस तरह की आवश्यकता होगी और हम इसको किस तरह से प्लान करें। फिर योजना का क्रियान्वयन, फिर कक्षा कक्ष के अंदर हम सारे उपकरणों को पहले तो सुव्यवस्थित ढंग से एक सजाएंगे कि हमको पहले में क्या चीज़ चाहिए, दूसरे में किस चीज़ की आवश्यकता, तीसरे में किस चीज़ की आवश्यकता, चौथे में किस चीज़ की आवश्यकता। अब हमको जैसे हमने सब्जियों से रंग बनाना है या फूलों से रंग बनाना है तो हम उन्हीं को एक क्रम के अनुसार निर्धारित करेंगे यानी कि उसका अब क्रियान्वयन एक एक चीज करके हम प्रयोग करके और उस प्रयोजना को अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। उसके बाद में आता है योजना का मूल्यांकन, इसके बाद आता है मूल्यांकन कि जो कार्य किया गया है वो सफल हुआ या नहीं हुआ, क्या परिणाम उसके निकल गए, जिस प्रकरण को उस प्रकरण के जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई, वो सारा इसका मूल्यांकन किया जाता है। और अंत में आता है सुझाव, और अंत में आता है इसका सुझाव। अंतिम बात जो है इसमें सुझाव की आती है कि उस परियोजना से संबंधित हमें और क्या इसमें सुधार हो सकते हैं, क्या प्रयास हो सकते हैं, क्या उसके निष्कर्ष में क्या करनी है, जिस भी तरह के हमें सुझाव की आवश्यकता है उस सुझाव को यहाँ पर अंत में लेते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप यानी कि इसके सोपानों में सबसे पहले तो परिस्थिति का निर्माण, दूसरे में योजना का चयन, तीसरे में क्रियान्वयन, चौथे योजना का कार्यक्रम बनाना, योजना की योजना बनाना कि कैसे करना है, और फिर बाद में योजना का क्रियान्वयन, फिर मूल्यांकन और लास्ट में सुझाव। क्योंकि कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें सुझाव दिया जाना बहुत प्रभावी होता है। इसलिए तो आशा करती हूँ कि आज हमने जो समझा मान जाना है उसमें हमने इसके प्रकार और इसके सोपानों को देखा है। अभी इसमें इसकी गुण दोष और आगे उसके सुझावों को देखना बाकी है, इसीलिए हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। प्रश्न उसी के आधार पर दिया जाएगा। समाप्त करने से पहले कोविड-19 महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें, घर से बाहर ना निकलें, घर से बाहर निकल रहे हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।